अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में मैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का के एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर 15 एमसीक्यूज़ शामिल हैं, 15 एमसीक्यूज़ जो कंटिन्यूएशन है मेरी लास्ट 3 वीडियोज़ की। ये एमसीक्यूज़ स्टार्ट होते हैं 46 नंबर से और जाएंगे 60 नंबर तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट। मीन आपने सॉइल सैंपल कोई भी आपके पास है या किसी भी साइट पे आप मौजूद हैं, तो आपने उसकी स्ट्रेस हिस्ट्री डिटरमिन की, तो आपको कोई भी एक वैल्यू मिली पास्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस थी पूरे 100 साल, 500 साल, 1000 साल की, वो 1 मिलियन ईयर्स भी हो सकते हैं उस सॉइल के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट, जब इसको डिवाइड करेंगे बाय द प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज, तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। दिस इज कॉल्ड OCR। क्वेश्चन नंबर 2 है OCR ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसकी प्रेजेंट स्ट्रेस ही मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। मींस कि उसमें आपको स्ट्रेस जो है, मतलब आपकी जो प्रेजेंट स्ट्रेस है, इससे पहले वाली जितनी भी स्ट्रेसेस होती हैं वो इससे कम होती हैं, मतलब मैक्सिमम नहीं होती हैं। तो प्रेजेंट स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस सेम होती हैं जो प्रेजेंट टाइम पे हैं। तो व्हाट विल बी द OCR वैल्यू ऑफ सच सॉइल? तो आप फर्ज करें 100 किलो पास्कल्स वैल्यू है आपकी सॉइल की, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है और प्रेजेंट स्ट्रेस भी 100 ही है और इससे पहले तमाम स्ट्रेसेस लेसर थी, तो इस केस में OCR की वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज एट प्रेजेंट टाइम, इससे पहले स्ट्रेस मैक्सिमम कभी नहीं हुई इस सॉइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है OCR वैल्यू ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अगर आपके पास जो सॉइल है वो ओवर कंसोलिडेटेड है, तो नाम से जाहिर है ओवर कंसोलिडेटेड मींस कि पास्ट के अंदर इस सॉइल के ऊपर स्ट्रेसेस ज़्यादा थी और अब इसमें स्ट्रेसेस जो हैं वो कम हैं। तो इसका मतलब इसकी OCR वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। पास्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट स्ट्रेस, तो पास्ट स्ट्रेस ज़्यादा होगी, प्रेजेंट स्ट्रेस कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सॉइल इज हैविंग, इसके लिए लॉजिक है कि soil is having lesser stresses at present and maximum stresses have been faced or uh, acted upon by the soil in past. Next question is OCR of under consolidated soil is, कि अगर आप अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल की ओवर कंसोलिडेशन रेशियो देखें, दैट विल बी लेस देन 1, लेकिन ये लेस देन 1 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी सॉइल की ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 आ रही हो तो आप उसे 1 एज्यूम करते हैं। तो इसके लिए क्या है, सॉइल इज हैविंग मोर स्ट्रेस एट प्रेजेंट, कि अभी ज़्यादा है और पास्ट में कम है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम स्ट्रेस पास्ट की मैक्सिमम को प्रेजेंट पे डिवाइड करते हैं। तो प्रेजेंट वाली ही अगर मैक्सिमम हो, पास्ट में कोई मैक्सिमम ना हो, तो फिर हम उसी प्रेजेंट को उसी मैक्सिमम पे डिवाइड कर दें, तो आंसर 1 आता है। Practically no soil is considered as under consolidated soil. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जब भी आप सीव एनालिसिस करते हैं लैब के अंदर, तो आप उसका ग्रेडिंग कर्व बनाते हैं। वो ग्रेडिंग कर्व जो है वो इस तरह की आपको नज़र आ सकती है। वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज पासिंग लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम डी लेते हैं, डायामीटर ऑफ सीव्स, एंड यहाँ पे परसेंटेज पासिंग लेंगे। तो इस तरह की फ़र्ज़ करें कोई कर्व बनती है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये D10 कितना है, D30 कितना है, और इस कर्व का D60 कितना होगा। तो ये जो D10 है, D10 के कोरेस्पॉन्डिंग जो, मतलब 10% पासिंग, ये अगर 10% पासिंग है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो D की वैल्यू बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज D10। तो दिस D10 इज नोन एज इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सिंपली अगर हम ऑप्शंस देखें, D10, 30, 50 एंड 60 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो D10 है। दिस इज इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और यही उस सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एज अ होल मटेरियल। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज रिटन एज CU। तो CU इज यूनिफॉर्मिटी को, यूनिफॉर्मनेस मींस हम 3 साइजेस डिटरमिन करते हैं, जैसे मैंने पहले ग्रेडिंग कर्व पे बनाया, D10, D30 एंड D60। तो मैक्सिमम D60 है और मिनिमम D10 है। तो हम इन मैक्सिमम वैल्यू को जब मिनिमम पे डिवाइड करते हैं, तो मींस आप
इन दो वैल्यूज के दरमियान अपना ट्रेंड चेक कर रहे होते हैं सॉइल की ग्रेडिंग कर्व का, तो दैट इज नोन एज D60/D10। तो सॉइल का जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है उसको D60/D10 कहा जाता है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज रिटन एज। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में दो चीजें हैं और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर में तीन चीजें हैं। तो वो इसका फार्मूला जो है वो दैट इज D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D10 मल्टीप्लाई बाय D60। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम यूजेस CU एंड CC फॉर सॉइल क्लासिफिकेशन। कि ऐसा कौन सा सिस्टम है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो CU और CC को इस्तेमाल करता है और इसके अलावा इस सिस्टम के अलावा किसी सिस्टम में इनको सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। चार ऑप्शंस हैं, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एशतो है, MIT है, ASTEAM है। तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो CU और CC को यूज करता है और उस पे डिपेंड करते हुए सॉइल को वेल ग्रेडेड या पोरली ग्रेडेड क्लासिफाई करता है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के सॉइल की कंप्रेशन का कोफिशिएंट क्या होगा। मतलब जब भी आप किसी सॉइल पे स्ट्रेस लगाएंगे तो उस स्ट्रेस के नतीजे में उस सॉइल के अंदर कुछ स्ट्रेन डेवलप होगी। तो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। कि जब भी आप किसी सॉइल पे स्ट्रेस लगाएंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के नतीजे में स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, स्ट्रेन्स डेवलप होंगी और स्ट्रेन के नतीजे में सॉइल के पार्टिकल्स में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। तो उस इंटरनल स्ट्रेन को जब आप इंटरनल स्ट्रेस से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव अस कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल इज, मतलब ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इसका किस चीज के साथ रिलेशन सही है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेशन इंडेक्स के। इन अ कंसोलिडेशन ड्रेन्ड टेस्ट, ये ख्याल रखें ये अनड्रेन टेस्ट नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक अनड्रेन टेस्ट होता है और एक ड्रेन टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ड्रेन टेस्ट का है। इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, दिस इज नॉट ओवर कंसोलिडेटेड, दिस इज नॉर्मली, एक ड्रेन्ड और दूसरा नॉर्मली, इन चीजों को ध्यान में रखें। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल ड्यूरिंग शेयर, कि जब भी आप शेयर करेंगे मतलब उसको कंसोलिडेशन टेस्ट के अंदर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ड्यूरिंग शेयर उस सैंपल नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का जो वॉल्यूम है दैट विल इंक्रीज, उसकी अमाउंट में वॉल्यूम में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगी। फुली सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड, अगर एक सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड है इट मींस कि उसके अंदर कोई एयर पार्टिकल्स मौजूद नहीं है और सारे के सारे वॉइड्स पानी से फिल हो चुके हैं, तो दिस सिस्टम इज नोन एज टू फेज सिस्टम। अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड है तो टू फेज सिस्टम है। क्यों? इन सैचुरेटेड सॉइल्स ओनली वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स आर प्रेजेंट हैविंग नो एयर, इसके अंदर हवा मौजूद नहीं होती है क्योंकि सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, only water and soil solids are available, so this is called two phase system, two phase system इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई सॉइल इज कॉल्ड, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ड्राई सॉइल है तो इसमें ये सिंगल फेज है, डबल फेज है या ट्रिपल फेज है, दिस इज आल्सो टू फेज सिस्टम। ये क्यों है? इन ड्राई सॉइल ओनली एयर एंड सॉइल सॉलिड्स आर प्रेजेंट हैविंग नो वाटर। ड्राई सॉइल है इट मींस टोटल जो पानी है सारा का सारा उसमें से एवापोरेट हो चुका है या खारिज हो चुका है, सो इट इज आल्सो अ टू फेज सिस्टम। Next is moist soil is called. A moist soil is never completely dry and never completely saturated. So it will have three parts. Three parts mean it will have soil solids, it will have air, and it will have water in voids. So this is known as three-phase system. Why in moist soil, air, water, and soil solids are present. So it's a three-phase system. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वॉइड्स ऑफ सॉइल आर फुल ऑफ एयर ओनली, अगर आपकी जो वॉइड्स हैं सॉइल के अंदर वो सारे के सारे एयर उसमें मौजूद है तो उस सॉइल को हम क्या नाम देंगे? दैट विल बी नोन एज ड्राई सॉइल। और अगर सारे के सारे वॉइड्स आर फुल ऑफ वाटर हों तो ऐसी सॉइल को हम सैचुरेटेड सॉइल का नाम देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।